हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपको पता है कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर उसका जो सब्जेक्ट हो जाता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सीरीज जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद देखिए, जैसे ये जो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाइज जैसे ये पवन सीरीज है, उसके बाद राजन सीरीज भी कंप्लीट करेंगे और जो अदर सब्जेक्ट है उनको भी कंप्लीट करेंगे। कुछ सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट भी कर दिया है, कुछ चीज़ों को डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, तो उस सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट बन चुकी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं और क्या उससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आज की सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं क्लासेस को, तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं। तो भाई आप लोगों का तो इतना तो फर्ज बनता है कि आप लोग हमें मोटिवेट करें, क्योंकि मोटिवेट होने से क्या होता है, हम बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं और ये सब हम आप ही लोगों के लिए तो कर रहे हैं। और एक चीज़ और बताएंगे, जो कुछ हम आज हैं वो आप ही लोगों की बदौलत है। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। तो भाई यही वाली बात हो जाती है कि आपको हमारी नीड है और हमें आपकी नीड है, तो दोनों मिलकर ही वर्क करेंगे। कहते नहीं, पढ़ाने वाला कितना भी पढ़ा दे, अगर पढ़ने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो भी कुछ नहीं है, और पढ़ने वाला कितना भी इंटरेस्ट ले रहा है, पढ़ाने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तब भी कुछ भी नहीं है ना। तो यानी दोनों को क्या करना होगा, अपना 100% देना रहेगा। तो इसके लिए भाई आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम तो भाई आपसे कह ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको हो जाता है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे देखिए संपूर्ण साक्षरता की बात हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकते हैं कि कहेंगे संपूर्ण साक्षरता यानी सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संपूर्ण अलग चीज है, सर्व शिक्षा अभियान अलग चीज है। और हम इस पे बात करते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान किसके लिए है, तो ये हो जाती है प्रोढ़ों के लिए। किसके लिए हो जाती है, तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है ये संपूर्ण साक्षरता अभियान, क्योंकि कभी कभी नाम में कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो इसको क्लियर कर लीजिए भाई आप लोग, बहुत ही जरूरी होता है चीजों को क्लियर करना। तो संपूर्ण साक्षरता अभियान जो हो जाता है वो प्रौढ़ों के लिए हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें स्टार्टिंग की, तो 5 मई 1988 कब, तो 5 मई 1988 हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक और प्रौद्योगिकी अभियान के रूप में स्तरीय स्तर पर की गई थी। ठीक है, और मिशन में वर्ष 1995 तक कितना, तो 8 करोड़, कितना, तो 8 करोड़ जो हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, 8 करोड़ निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी 8 करोड़ जो निरक्षर प्रौढ़ हैं उनको साक्षरता लक्ष्य प्रदान करने का एक लक्ष्य रखा गया। और जो 3 करोड़ हो जाता है भाई, 8 करोड़ रखा गया तो 3 करोड़ निरक्षरों को वर्ष 1990 तक, क्योंकि एक ये होता है ना कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक हमें इतना लक्ष्य अपना अचीव करना है, इतने से इतने टाइम तक हमें इतना अचीव करना है। क्योंकि कहते नहीं, जब कोई समस्या होती है तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम बांट लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम चीज़ों को, वो जो समस्या है या हम कोई वर्क करना चाहते हैं तो हम छोटे टुकड़ों में उन चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं और बाद में वो छोटी छोटी चीज़ें जुड़कर क्या बन जाती हैं, बड़ी चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसा हुआ
कि 1995 तक 8 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 3 करोड़ निरक्षरप्रणों को क्या किया गया 1990 तक। और भाई 8 में से 3 निकाल दो तो 5 बचता है ना। फिर उसके बाद 5 करोड़ निरक्षरों को 1995 तक साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। तो इस तरह से आपने इसको समझ लिया। वैसे तो इस पे बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत है और डिटेलिंग करते भी रहेंगे हम, लेकिन यहाँ पे इतना इनफ है हमारी समझ में, क्योंकि ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। बाकी हम लोग डिटेल में भी चीजों को पढ़ेंगे और वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो चीजें सही नहीं होती हैं जो क्या होता है कि बस हमने 4 ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन पर टिक कर दिया, उसमें आपकी समझ में क्या आया, आपको यही नहीं पता है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान क्या होता है, विद्यालय शिक्षा की तैयारी यानी स्कूल रेडीनेस क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है। जब आप उसके बारे में जानेंगे तभी तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी अंदर से वो डीप से पूछ ले, आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इस पे हम देख लेते हैं। इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। सेकंड हो जाता है संपूर्ण साक्षरता अभियान लक्ष्योन्मुखी है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं, यानी इसमें लक्ष्य रखा गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 8 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। 1990 तक इसमें 3 करोड़ लोगों को साक्षर करना, प्लस 1995 तक इसमें क्या किया गया, 5 करोड़ लोगों को यानी प्रोड़ों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया। तो ऐसा ही नहीं सिर्फ रजिस्टर को मेंटेन करना, रजिस्टर को भरना है, ऐसा नहीं है, इसका लक्ष्य रखा गया। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थानों व्यक्तियों के आपसी सहयोग से परिणाममुखी है, क्योंकि परिणाममुखी ऐसे हो जाती है जब इसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है कैसे आता है, तो पॉजिटिव में आता है। फिर उसके बाद है संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों को अनुमति प्रदान की गई। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका ये लघु में भी आ जाता है तो आप इसको बहुत अच्छे से लिख लेंगे। बाकी हम और भी इसको डिटेल में आप लोगों को चीजें बताएंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपको और भी आगे जाना है, 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, फिर उसके बाद आपको सीटेड में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और उसके बाद आपका वनडे एग्जाम जो टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम, वनडे एग्जाम, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद आपका चलते हैं, क्वेश्चन हो जाता है न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो न्यूनतम अधिगम का मतलब क्या होता है, तो अधिगम का मतलब देखिए हो जाता है सीखना, और न्यूनतम का मतलब क्या होता है, तो न्यूनतम शब्द का अभिप्राय क्या हो जाता है, कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। यानी क्या है कि कक्षा में जो बालक है या बालिका है वो अर्जित कर रहे हैं, तो वो न्यूनतम हो जाता है। अधिगम का मतलब क्या हो जाता है, सीखना हो जाता है, अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। और स्तर का मतलब क्या हो जाता है, स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करना है। भाई आपने एक स्तर में आपने एक उपलब्धि प्राप्त कर ली, ठीक है, तो वो आपका स्तर हो जाता है। अब यहाँ पे हम अधिगम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना। कहीं कहीं पे आपको 4 ऑप्शन देंगे, सीखना है, सिखाना है, ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सीखना भी है सिखाना भी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अधिगम का मतलब होता है सीखना। और सीखना आप क्या करते हैं, आप अधिगम हर वक्त करते हैं, औपचारिक अनौपचारिक आप अधिगम हर वक्त करते हैं, हर समय करते हैं, हर टाइम करते हैं, ठीक है। वो बात अलग की है कि देखिए यहाँ पे अलग का मतलब ये नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा सा रुख चेंज करते हैं। अधिगम देखिए क्या होता है, जब आप चीजों को सीखते हैं, आपने जब शिक्षा नहीं ली थी आपका मिजाज कैसा था, या आपने कम एजुकेशन ली, कम चीजों को सीखा, आपका मिजाज कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था, लोगों के प्रति आपका व्यवहार कैसा था। लेकिन जब आज आपने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली तो आप क्या है, लोगों से अलग दिखने लगे ना, आपने चीजों को ऑब्जर्व किया ना, आपने चीजों को सीखा ना, और आपके व्यवहार में परिवर्तन आया ना। तो यानी सीखने का यानी अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी सीखना, यानी व्यवहार में परिवर्तन होना। और आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है और आपको खुद से दिखता है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। पहले आपकी सोच कैसी होती है, फिर आपकी सोच कैसी होती है ना, दूसरों के प्रति भी आपकी सोच कैसी, तो वो बात अलग है। कुछ पढ़े लिखे भी कहते नहीं, कहना नहीं चाहिए, वो तो हम भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, हमारे ऊपर भी डिपेंड कर हमारे ऊपर भी वो चीज़ फॉलो करती है। कुछ लोग पढ़ लिख कर भी जाहिलों वाली एक्टिविटी करते हैं, वो बात अलग है। कुछ लोग अध जल गगरी छलकत जाए,
वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पे हम अधिगम का मतलब समझ रहे हैं, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, और हर वक्त मनुष्य सीखता रहता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब अधिगम से रिलेटेड कितना आपका लघु में आ जाए, अति लघु में आ जाए, कुछ भी आ जाता है तो आप इसको कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाता है न्यूनतम अधिगम स्तर की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निश्चित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। न्यूनतम में कम से कम, न्यूनतम का मतलब जैसे अधिकतम कहते हैं ना कि अधिकतम की ज्यादा से ज्यादा, न्यूनतम मतलब यानी कम से कम उतना सीखें जितना जरूरी है ना, तो वो न्यूनतम हो जाता है। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं हम। महिला समाख्या कार्यक्रम के बारे में, तो ये जो 1989 में शुरू की गई, कब शुरू की गई, तो 1989 में शुरू की गई। अब हम इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के अनुरूप महिला समाख्या योजना क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उसके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। ठीक है, महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं की शिक्षा हेतु एक ऐसे माहौल का सृजन करना जिससे महिलाओं का ज्ञान तथा सूचना प्राप्त करके अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। और इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी इसमें क्या है कि महिलाएं अपने क्या करें, महिलाएं आगे बढ़े, कुछ करें, है ना, और ऐसे माहौल को सृजित करें। क्योंकि देखिए जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वो अपने माहौल को खुद से बना लेती हैं, है ना, तो अपने माहौल को खुद से सृजित करें और उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो खुद सोच सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों पे निर्भर नहीं होती है, क्योंकि अभी तक तो कहीं कहीं पे तो अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तक जो चलता आ रहा है कि उनको क्या भेड़ और बकरी के समान समझा जाता है। लड़कियों को, स्त्रियों को भेड़ और बकरियों के समान समझा जाता है कि जिधर भी डंडा लेकर उनको हका दिया उधर वो चली गई। लेकिन अब क्या है, अब लड़कियां समझदार हैं, पढ़ लिख रही हैं, तो चीज़ों को समझ रही हैं कि हमारे भविष्य के लिए क्या सही है, हमारे भविष्य के लिए क्या गलत है, वो चीज़ों को समझ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे, और होना भी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां हैं, जानवर थोड़ी ना है ना। कहते हैं ईश्वर ने 2 रूपों में, यानी 2 रूप क्या होते हैं, जैसे एक स्त्री है, एक पुरुष है, लड़का है या लड़की है, जन्म दिया है। ठीक है, तो उसमें ये तो है नहीं कि बंटवारा करके तो भेजा नहीं कि तुम ऊंचे हो तुम नीचे हो, तुम्हारा ओहदा ऊंचा है तुम्हारा ओहदा नीचा है। ये तो यहाँ पे जो हमारा समाज है, समाज ने ये बता दिया कि लड़की नीची है, लड़की कुछ भी नहीं है, और पितृसत्तात्मक चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, वही ऊंचे है, वही सर्वोपरि है, ये सभी चीजें बताई गई। ठीक है, वही समाज क्या मान रहा है। लेकिन आज क्या है, लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज तो क्या कर रही हैं लड़कियां, कहाँ तक नहीं पहुंच गई, वो उससे आप लोग क्या है अनजान नहीं है, आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, शिक्षा में अपव्यय अवरोधन से आप क्या समझते हैं। तो अपव्यय का मतलब क्या होता है, अपव्यय का मतलब होता है कि बच्चे ने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद कुछ दिन आया विद्यालय और वो गायब हो गया। स्थिति कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो गायब हो गया। ठीक है, उसके बाद अवरोधन का मतलब ये है कि बच्चा एक ही क्लास में एक से ज्यादा टाइम तक पढ़ रहा है, तो उसके बारे में भाई जानकारी इकट्ठा की गई कि क्यों ऐसा हुआ, अपव्यय क्यों हो रहा है, अवरोधन क्यों हो रहा है, इसकी समस्या क्यों आ रही है। तो इन सभी पर विचार किए गए, संगोष्ठियां बनाई गई, इनका आयोजन किया गया, और इसमें जो ये प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन भी किया गया। तो अपव्यय और अवरोधन का मतलब ये हो जाता है कि जो बच्चा है वो बीच में ही क्लास छोड़ के चला जाता है, गायब हो जाता है, तो वो अपव्यय है। और एक से ज्यादा वर्षों तक अगर ठहर रहा है एक ही क्लास में, तो वो अवरोधन है। ठीक है, तो इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है, जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण न करने के कारण होती है। ठीक है, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लीजिए। ऐसे रट्टा नहीं मारना है, आप लोगों को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, आप लोगों को क्या करना है, चीजों को समझना है। और जब भी देखिए आता है ये क्वेश्चन या इसका वर्ड भी आ जाता है, हम उसको डिटेल में जरूर आप लोगों को बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको समझें और सिर्फ रटने पे ध्यान ना दें भाई, है ना।
और यहाँ पे अवरोधन, उसका भी हमने आपको बता दिया कि अवरोधन क्या होता है। हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव बताएं। तो हंसा मेहता समिति जो हो जाती है, तो ये कब की समिति है? तो 1962 की समिति है। और इसको किसने दिया? तो श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? तो हंसा मेहता की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि प्राथमिक में एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। क्या मतलब कि प्राथमिक में कैसा होना चाहिए? तो एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। हंसा मेहता समिति, तो इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। कि क्या कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनको एक जैसी शिक्षा दें, समान शिक्षा दें। ऐसा नहीं कि ये लड़का है तो इसको अलग से शिक्षा, ये लड़की है तो इसको अलग शिक्षा, दोनों में भेदभाव हमें नहीं करना है। तो ये समिति हमें ये बताती है, ये सुझाव देती है। और ये समिति का गठन कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 3 साल के बाद कि उसको भाई व्यवसाय के लिए अलग अलग उसको कर दिया गया, वो बात अलग की है। लेकिन इनको एक जैसी शिक्षा देनी है और इनमें भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के कार्य बताएं। तो जिला प्राथमिक शिक्षा यानी इसको आप DPEP, हमने जैसा कि आपको कहा कि इंग्लिश में इसको याद कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप अगर हिंदी में भी याद करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम हो जाता है। और इसके स्थापना वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 1994 हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 1994 हो जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है कि सर्वांगीण विकास की बात की गई है। यानी इसमें बच्चों के क्या? तो सर्वांगीण विकास की बात की गई है। भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में समता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव तथा उनके हास अवरोधन यानी क्या करना है? लाना, यानी विद्यालयों में बच्चों का ठहराव तथा उनके हास अवरोधन लाना, यानी कि उसको कम करना, उसके बारे में जानना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे हास और अवरोधन के शिकार क्यों हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों को जानना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना BEP के अंतर्गत किन किन जनपदों का चयन किया गया? तो BP है क्या? BP है क्या? तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेसिक शिक्षा जिसको वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, इन सभी नामों से जाना जाता है। देखिए एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि ये बेसिक शिक्षा जो हो जाती है, ये वर्धा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा के नामों से जानी जाती है। और 23 अक्टूबर 1937 को नई तालीम की योजना बनाई गई। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो ये फाउंडेशनल कोर्स भी इसको कहा जाता है। किसको? नई तालीम यानी बेसिक शिक्षा। और एक से ज़्यादा बार ये गठित हुई, ये भी बात आप समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जैसे आपसे पूछा जाए उस तरीके से आप आंसर दीजिएगा। अगर सन पूछा जाए कि इसमें कितना हुआ था या इस सन में कितना हुआ था, तो इस तरह से आपको समझ के आंसर देना है। तो यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़ इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहे, आपको याद दिलाना पड़ता है। और ये तो भाई आप इतना तो भाई आप करें ही। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताएं। तो उद्देश्य नामांकन में वृद्धि करना, बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। यानी अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या हो जाते हैं कि नामांकन में वृद्धि, जब नामांकन में वृद्धि होगी तभी बच्चे स्कूल में आएंगे, फिर ठहराव और ये तो सब किया ही जाएगा, है ना। और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना, यानी बालिकाओं को क्या है? तो सबलता प्रदान करना हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताएं। तो राज्य शैक्षिक संस्थान तो क्या? SCERT और NCERT में बस S यानी राज्य की है, यानी और NCERT यानी राष्ट्र की है, बस इतना फर्क होता है। बाकी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, अगर हम इसकी देखिए बात कर लेते हैं
SCERT की, तो नेशनल काउंसिल और यानी स्टेट है, SCERT है तो स्टेट है और NCERT है तो नेशनल है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, SCERT पूछे तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो 27 मई 1988 में इसकी स्थापना हुई। और इसमें क्या हुआ, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के 2 कार्य बताने हैं। तो कार्य में क्या हो जाता है, प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों, शिक्षक कार्यदर्शिकाओं संदर्शिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन, ये हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना, तो NCTE की स्थापना कब हुई, तो ये आपका हो जाता है 17 अगस्त 1995। और मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं इसके, तो ये आपका हो जाता है शास्त्री भवन नई दिल्ली। कहाँ हो जाता है, तो शास्त्री भवन नई दिल्ली हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, तो मुख्यालय हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो 1993 के अनुसरण में, यानी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों की ये होता है कि भाई आज हमने इस चीज़ के बारे में सोचा, फिर उसके बाद कल हमने वो चीज़ क्या की, स्थापित की, फिर हमें परमिशन मिली, ये सभी चीज़ें होती हैं स्टेप बाय स्टेप। तो 1993 के अनुसरण में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कब, तो 1993 के अनुसरण में। और कब स्थापित हुई, तो 17 अगस्त 1995। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। अगर है भी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। उसके बाद आपका हो जाता है ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं, तो ब्रिज कोर्स से आशय हो जाता है, ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को, ऐसे बालकों जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है। अब ब्रिज कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये एक अल्प अवधि का कोर्स है। कैसा है, तो अल्प अवधि का कोर्स है और छात्रों को किसी विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। क्या किया जाता है, तो छात्रों को क्या किया जाता है, तो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। और ब्रिज कोर्स के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगली कक्षा में जाने के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे इसमें आपका हो जाता है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में बीएड हो जाता है, जो आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, इसके डिग्री धारक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाते हैं। और पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। और क्योंकि हर एक जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर एक जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन हो जाता है स्कूल रेडीनेस, तो रेडी मतलब तैयार होना, तो उसके लिए बच्चों को तैयार करना। तो यहाँ पे देख लेते हैं स्कूल रेडीनेस, ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो कक्षा में सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार अनुभव प्राप्त नहीं होता। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं, उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। यानी देखिए, जो स्कूल रेडीनेस या विद्यालय उन्मुख यानी विद्यालय की तरफ रुख करना, स्कूल के लिए तैयार करना, तो बच्चे भाई अपने घर से निकलते हैं तो उनको कुछ नॉलेज नहीं होती है, वो वाली नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं कि कोरा कागज है, उन्होंने घर में सीखा है, मातृभाषा सीखी है, लेकिन विद्यालय में वहाँ पे जाना है भाई, किस तरह से टाइम स्पेंड करना है, भाई टाइम वहाँ देना पड़ता है। और बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए टाइम देना बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये सभी चीज़ों की आदत पड़ती है। तो 1.5 से 2 महीने का टाइम दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को इन सभी चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, आप ऐसे कह सकते हो। तो वहाँ पे नए दोस्त भी बनाता है बच्चे, वहाँ पे खेल भी खेलता है बच्चा खेल भी खेलता है, प्लस क्या करता है, बच्चा जो है वहाँ पे उठना बैठना सीखता है ना। तो इस तरह से वो क्या होता है, तैयार होता है। तो बस यही चीज़ें आपको लिखनी है, और कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप लोगों के लिए कठिन है। बाकी कठिन तो कुछ भी नहीं है, बाकी कठिन वही होता है जो आपने सीखा नहीं, जो सीख लिया वो आपके लिए आसान हो जाता है।
उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो निस्यंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव्य का छनकर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग की दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। देखिए, लॉर्ड मैकाले ने क्या 1835 ईस्वी में ये नीति लागू की थी। इसको निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि इनकी जो शिक्षा नीति थी वो भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कृत पर क्या था, अगर आप कहें तो आक्रमण था। क्यों भाई आक्रमण था? क्योंकि वो पूर्वाग्रह से प्रेरित था और देशी भाषाओं में अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने का विरोधी था। क्या था? प्रेरित था और देशी भाषाओं में अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने का विरोधी था। और मैकाले अंग्रेजी को क्या करता था, ऊंची चीज समझता था। यानी अंग्रेजी है तो वो ऊंची है, और जो यहाँ पे हमारे यहाँ जो चीजें चल रही हैं वो उसके लिए कुछ भी नहीं थी। यानी वो आक्रमण कर रहा था। और उसने क्या माना कि ये कहा कि ऊंचे वर्ग को शिक्षा दी जाए, और ऊंचे वर्ग को जब शिक्षा दी जाएगी वो छन छन कर निम्न वर्ग में पहुंचती जाएगी, मध्यम वर्ग में पहुंचती जाएगी। और इससे ये भी होगा कि जो अप टू डेट यानी वो जो हम भारतीय हैं, भारतीयों को वो कैसा बनाना चाहता था कि भाई यहाँ की पैदाइश है, यहाँ पे जन्म लिया है, तो क्या है भाई, यहाँ के होंगे, रंग खून सब कुछ यहाँ का होगा। लेकिन वो क्या करता था, वो ये चाहता था कि वो देखने में और उनकी जो मतलब रंग रूप तो भाई भारतीय रहेगा, लेकिन वैसे वो क्या हो, अंग्रेजों के जैसे उठे बैठे चले उस तरह से। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये क्या चाहता था। तो कुछ लोगों ने इसकी कहते नहीं कि इसमें खामियां भी निकाली, कुछ लोगों ने इसको अच्छा भी कहा, क्योंकि हर एक वो शख्स होता है जिसमें बहुत सारी बुराइयां होती हैं, फिर भी उसमें अच्छाइयां निकाल दी जाती हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारी अच्छाई होती फिर भी बुराइयां निकाल देते हैं। और दौर तो ऐसा चल रहा है कि गांधी जी को मारने वाले को भी इनाम दिया जा रहा है ना। तो दौर की तो बात ही ना करें। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी कहते हैं दूसरों के ऊपर निछावर कर देते हैं, फिर भी उनमें बुराइयां निकाल दी जाती हैं। तो ये सभी चीज़ें तो खैर देख रहे हैं, देखते ही चले आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संततियाँ क्या है? तो वुड डिस्पैच ये 1854, कब? तो 1854 और गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसमें पूछा क्या है क्वेश्चन, तो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संततियाँ क्या हैं? तो इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया गया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व तो सरकार पर है। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, जो कि बहुत जरूरी था, क्योंकि भाई ये यही समझ रहे थे ना, नीचा समझ रहे थे, अपने आप को ऊंचा समझ रहे थे। जरूरी था भाई, क्योंकि ये तो आक्रमण कर रहा था, है ना। ये बंदा क्या कर रहा था? आक्रमण कर रहा था। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जनजनीय प्रसार पर बल दिया गया। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। कब की गई? किसने किया? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग के द्वारा दी गई? तो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट, और डाइट आपका हो जाता है, देखिए आपका हो जाता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ये कब तैयार हुआ बनकर? तो 1987 में इसकी स्थापना हुई। और किसकी सिफारिश पर? तो 1986 की सिफारिश पर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग 1986 जैसे ही डाइट की स्थापना की बात आती है 86 कर देते हैं, इग्नू की बात आती है 86 कर देते हैं, जबकि इग्नू 85 और आपका क्या हो जाता है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना 87 में हुई थी। लेकिन किसकी अनुशंसा? 1986 की अनुशंसा पर डाइट की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को समझ लिया है ना। मेरे ख्याल से आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक करें भाई, और दूसरी बात यह है कि आप लोग शेयर भी करते रहें, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ेगा, और परिवार जितना बढ़ता है उतना ही क्या होते हैं, हम मजबूत बनते हैं। और ये जहाँ पे भी हम हैं, जहाँ पर हैं, वो आपके सपोर्ट की वजह से ही है, और आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम इसी तरह से वर्क करते रहेंगे, है ना।
क्योंकि भाई बिना लाइक के, बिना सब्सक्राइब के भाई हमारा परिवार भी नहीं बढ़ेगा, प्लस भाई हम तो डिमोटिवेट होते रहेंगे, और जब डिमोटिवेट होते रहेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं ना। और आपको हर चीज़ फ्री में मिल रही है, फ्री पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, फ्री क्लासेस मिल रहे हैं, हर एक चीज़ फ्री में मिल रही है, और फिर भी सिर्फ आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 21A के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है। तो अनुच्छेद 21A के भाग 3 के मूल अधिकार में निम्न बात निहित है, राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उसके लिए देखिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, खाना भी मिल रहा है, यानी भोजन भी, मिड डे मील योजना चल रही है, और इसमें क्या और भी योजनाएं चल रही हैं जिसमें यूनिफॉर्म भी मिल रहा है, और जूते, मोजे, पेंसिल, रबड़, किताबें, बैग, हर एक चीज़ मुफ्त में मिल रही है ना। तो अच्छी है योजनाएं, बहुत अच्छी हैं, और इसका भाई लाभ तो लें बच्चे, तभी तो भाई बात बनेगी। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई क्या होता था निजी ट्यूशन की तो बात की जाए अगर, तो सभी के साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे जिन लोगों ने यानी प्राइवेट में भी, ऐसा नहीं है कि सरकारी में ये होता है, प्राइवेट में भी ये होता है कि जैसे आपने अगर किसी शिक्षक से क्या किया, शिक्षक से ट्यूशन ली, ट्यूशन पढ़ी प्राइवेट में, तो क्या होगा, वो आपको बहुत मानेंगे, ठीक है। अगर आपने बाई चांस छोड़ दी तो आपसे क्या ऐसा लगेगा, जन्म जन्मांतर का इनसे हमारा क्या है, हमारी दुश्मनी है। और अगर पढ़ रहे हैं आप तो आपसे अच्छा कोई नहीं है उनके लिए। जो बच्चे बिल्कुल उनके पास जैसे नहीं पढ़े, किसी की आर्थिक स्थिति नहीं सही है, जो भी प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों से वो अच्छे से बात भी नहीं करते थे, है ना। उनको क्या है, ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते थे जिसका वो आंसर ही नहीं दे पाते थे। ये चीज़ें देखने में आई कि भाई बच्चे एक्टिव हैं, वर्क भी कर रहे हैं, फिर भी उनमें क्या है, कमियां निकाली जा रही हैं। क्यों कमियां निकाली जा रही हैं? क्योंकि वो उनके पास ट्यूशन नहीं पढ़ रहे थे, और जब ट्यूशन नहीं पढ़ रहे थे तो उनको क्या है, उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था, और जब बेनिफिट नहीं हो रहा था तो फ्री में तारीफ क्यों करें हम भाई इनकी, फ्री में हम इनको माने क्यों। तो ऐसा सब चीज़ें, ऐसी मतलब सब चीज़ें थी। तो जब ये सभी चीज़ें देखी गई तो इसको क्या किया गया कि आप निजी ट्यूशन नहीं ले सकते, और जब निजी ट्यूशन आप नहीं लेंगे तो बच्चों को एक समान समझेंगे, क्योंकि आपको फ़ायदे और नुकसान से तो कोई मतलब नहीं है। आप जॉब अपनी कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, और आप बच्चों को एक समान समझे। तो इसलिए बिल्कुल भी क्या कर दिया गया है, निजी ट्यूशन पर क्या कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है कि नहीं, आप निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन ये हो जाता है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो मिशन स्कूलों में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्न है, कक्षा शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, आधुनिक शिक्षक विधियों का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थीं, और इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। तो यहाँ पे आप लोगों का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कहीं पर डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा कि अब आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। वैसे तो हम अपने तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लस हम आपकी डिमांड पर वही सब्जेक्ट लेकर आएंगे। वैसे तो भाई हम अपने हिसाब से लेकर आएंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट करें कि अब आप लोगों को इसके साथ में और भी कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू रखें, और हर एक चीज़ को, जो चीज़ हम आपको बताते चलते हैं, जो पॉइंट्स आपको बताते चलते हैं, जैसे फुल फॉर्म्स हो जाती हैं, जो सन हो जाते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेने हैं। प्लस जो एक जैसे कोई समिति है, उसके 2 नाम हैं, वो चीज़ें आप ज़रूर याद कर लें। यानी या ऐसा है, जो समिति है वो किसकी अनुशंसा पे दूसरी समिति का गठन हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और जब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि चीज़ हमने एक रटी है और वो पूछ लिया उससे मिला जुला कर, तब फिर दिक्कत आ जाती है
है ना। तो आप लोग नोट्स बनाएं, उसको मेंटेन करें, अपना ज़रूर से ज़रूर नोट्स बनाएं। और हैंड राइटिंग नोट्स भाई बहुत अच्छे होते हैं, आप लोगों के साथी होते हैं और ऐसे साथी होते हैं जो कभी आपका साथ ना छोड़ने वाले होते हैं। वैसे इंसानों की तो कोई बात ही नहीं है, इंसान तो सच्चे साथी होते ही नहीं है, वो तो कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन किताबें, नोट्स, ये आपके सच्चे साथी हैं। आप रात के 2 बजे भी अगर इनको अपने साथ में रखना चाहते हैं तो वो आपके साथ में हैं, आपका साथ देंगे, ऐसा है ना। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।